चलिए, ऑनलाइन के बच्चे आवाज सुन पा रहे हैं तो ओके लिख दीजिए। सही है। चलिए ध्यान दें, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं तेजी से उसको बढ़ाएं आगे की ओर। आप पिछले क्लास में भारत की स्थिति तो देख चुके थे सबको। भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अक्षांश देशांतर सभी पॉइंट आपका हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखे थे भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा का। भारत के कितने राज्य से, 8 राज्य से है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से, 5 राज्य से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जल्दी बोलो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये तो लाइन क्लियर है सबका। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, सभी केंद्र शासित प्रदेश भी आप देख लिए थे। उसके बाद आप सभी को याद है कि इसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ये सब याद है ना सबको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे भारत के इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी। आज हम लोग उस पर्वत श्रेणी को सेक्शन को लास्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि आप इस स्टेप को पहले देख लीजिए और फिर हम लोग इसमें देखेंगे। ध्यान दीजिए, देखो अब भारत के जो पर्वत हैं इस सीरीज को बढ़िया से समझिए। ध्यान दीजिए, भारत में जो पर्वत का श्रेणी है, सुनेंगे अब सबको ध्यान बोर्ड पर देना है कि कंप्लीट याद होते चला जाए क्लास के साथ साथ। देखिए, आपको हमने बताया था कि भारत में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन होगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब जो हिमालय वृहद हिमालय के पहले का पार्ट है उसको ट्रांस हिमालय का। और आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी और वही तिब्बत की ओर जाएगा कैलाश श्रेणी। इसका नाम क्या है, काराकोरम। ये बोलो, कैलाश, काराकोरम, कैलाश। इसके बाद लद्दाख और तब जास्कर। इतने को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते। देखिए, आपको कभी कभी कहेगा कौन ट्रांस हिमालय में नहीं है, तो जैसे ही ट्रांस हिमालय बोलेंगे तो आप समझोगे कि बृहद हिमालय के पहले का पार्ट ट्रांस हिमालय है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, इसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और इसके बाद इस साइड में जो देख रहे हो एक कैलाश श्रेणी है, कैलाश पर्वत। बोलो, ट्रांस हिमालय के चारों भाग क्लियर हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ट्रांस हिमालय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद शुरू होते हैं बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय में आपको हम बताए हैं कि यहाँ पर है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से कंटिन्यू लगातार ये पूरा नमचा बरुआ तक, यहाँ पर जो है वो क्या है, नमचा बरुआ। ये नंगा पर्वत जो नमचा बरुआ, ये दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या क्या मेन प्रश्न बनता है। हम लोग को तो मेन क्वेश्चन समझना और सभी बात यहाँ पर एकदम ध्यान दो कि समझ में आज। अगला दिन इससे रिलेटेड 20-25 ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवा देंगे तो एकदम आपका लेवल हो जाएगा कि अब सही हो गया। देखो, पहला बृहद हिमालय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय पर्वत है ये नवीन मोड़दार पर्वत है। आपको कभी भी पूछेगा तो देखो, पर्वत के 3 वैरायटी होते हैं, ये तीनों में से ही कोई एक वैरायटी जाए। एक को कहते हैं भ्रंश घाटी पर्वत, दूसरा का नाम होगा मोड़दार पर्वत, और
तीसरा आएगा अवशिष्ट पर्वत। ये तीन ही पर्वत में प्रायः आपको सभी पर्वत सेट हो जाएंगे। जो पर्वत बहुत पुराना है, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन फेज का बना हुआ, उन सभी पर्वतों को, जो सबसे पुराने पर्वत है, उसका अब टूटा फूटा अवशेष बच रहा है, इसीलिए उन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का। अवशिष्ट माने बचा खुचा भाग। कभी भी तुम्हें देगा निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत है, तो समझना कि वो अवशिष्ट का मतलब बचा खुचा भाग कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली है, विंध्य है, महादेव है, ये सभी जो पर्वत आगे पढ़ेंगे वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला नंबर है भ्रंश पर्वत। भ्रंश में अगर इधर उठ गया और इधर उठ गया, बीच का हिस्सा ऐसे है, तो इन क्षेत्रों में लगेगा कि पर्वत है। इस घाटी को भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। भ्रंश का मतलब हो गया दोनों भाग उठा हुआ अब बीच में धंसा हुआ, तो इसको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखें नवीन मोड़दार पर्वत। पूरे विश्व में जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये सभी पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत। और एक और विशेषता है, नवीन मोड़दार पर्वत की ऊंचाई बदलते रहती है, बढ़ते रहती है। जैसे तुम जब बहुत छोटे थे तो पढ़े होगे कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, फिर धीरे धीरे उसको 50 तक तुम पढ़ लिया, आगे बुढ़ारी तक 51-52 भी जा सकता है। तो ये घबराना नहीं, ये विशेषता है नवीन मोड़दार पर्वत की। इसकी नवीन पर्वत है तो हाइट बढ़ते रहते हैं। और यह मोड़दार का मतलब प्लेटों के टक्कर से ये मोड़दार पर्वत, जैसे ये जो तुम भारत देख रहे हो, तो ये भारतीय प्लेट है और इधर तिब्बत प्लेट। ये भारतीय प्लेट है और ये तिब्बत प्लेट। भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट की ओर आगे बढ़ रहा है और भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट के अंदर जा रहा है। और इसी कारण से ये दोनों प्लेट से यहाँ बीच में एक पहले पृथ्वी सागर था, वही सागर के भाग ही उठ करके हिमालय बने। कभी कभी पूछ सकता है हिमालय पहले क्या था, तो सागर था। आज भी हिमालय के ऊपर ऊपर चोटी में बहुत प्राचीन काल के बर्फ में मछली की हड्डी, अन्य जलीय जीव जंतु की हड्डी एकदम ऊपर मिलता है। तो बताओ उतना ऊपर में मछली की हड्डी कैसे मिलेगा? मछली ऊपर चढ़ी होगी? नहीं, वो सागर ही जमा होगा और वो उठ गया तो मछली की हड्डी ऊपर चली गई। इसीलिए माउंट एवरेस्ट को आज भी नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा। हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल के लोग उसको सागर माथा कहता है कि सागर का ही माथा है, ऊपर का हेड। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि जो बृहद हिमालय है वो नवीन मोड़दार पर्वत हो गया। जैसे मोड़दार पर्वत कैसे बनता है तुम समझ लो। एक पांव पोछ ले लो, जिस पर पैर, तो पांव पोछ लेने के बाद एक पैर इधर रख दो और दूसरा पैर इधर की ओर सरका, तो क्या होगा? यहाँ पे बीच में कई भाग उठ जाएगा और कई भाग जो उठ गया वही हिमालय, उसी को मोड़दार कहना कि मोड़ नजर आने लगा, ये मोड़दार पर्वत। कई उठ गया, एक बहुत ऊंचा उठ गया, कहना दिस इज बृहद हिमालय। एक कम में है तो मध्य हिमालय, एक थोड़ा और है तो बाह्य हिमालय। उसी तरह से हिमालय पर्वत का यहाँ निर्माण हुआ है। अगला नंबर हम लोगों को ध्यान रखना है, बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक? जल्दी बोलो। नंगा पर्वत से लेके बोलो कहाँ तक? नमचा बरुआ तक। ये नमचा बरुआ तक। बताओ नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। और नमचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक ये बृहद हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। कई जगह किताबों में 2500 किलोमीटर भी मिल सकता है कि बृहद हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, लेकिन 2500 जब होगा तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट के भी इसकी श्रेणी को जोड़ेंगे। अभी हम जो 2400 बता रहे हैं, कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक। इसकी लेंथ कितने है? 2400 किलोमीटर। अगला नंबर हम लोग देखें, इसी का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। बृहद हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री।
आपको कभी भी कहे कि बताओ बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या हो गया? हिमाद्री। अब सुने, हिमाद्री बृहद हिमालय विश्व में चौथा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथा नंबर बृहद हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ये बृहद हिमालय, इससे ऊंचा वर्ल्ड में कोई नहीं है। और इसी में सब ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटी है, जिसमें ऊंचे ऊंचे चोटी में कम से कम सभी बच्चे को 4 चोटी याद रखना है, जो एक नेपाल में है, एक सिक्किम में है, एक उत्तराखंड में है और एक यहाँ लद्दाख क्षेत्र में है। चारों कम से कम याद होना चाहिए। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, इसी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसका नाम माउंट एवरेस्ट। ये 8,850 मीटर ऊंचा है। यानी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो देख रहे हो, ये लगभग 9 किलोमीटर ऊंची है। लगभग ध्यान दो, 9 किलोमीटर वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी। वर्ल्ड में जो सबसे गहरा है 11 किलोमीटर लगभग गहरा है। मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है। अब क्वेश्चन, आजकल का मॉडर्न डिजाइन है कि पृथ्वी के सबसे ऊपर बिंदु और सबसे निचले बिंदु के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है। अब आजकल सेटर क्या कर रहा है? 3 in 1 कर रहा। एक ही बार माउंट एवरेस्ट, मरियाना और जोड़ घटाओ तीनों चेक कर लेगा। अब एक पूछेंगे तो एक ही में बच्चा रहेगा। तीनों पूछ रहे हैं, धरती का सबसे निचला बिंदु और धरती के सबसे ऊपर बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो आप समझ गए, मरियाना 11 और ई 9, 11 9 20 किलोमीटर। और अच्छा सेटर मिलेगा तो घटाव चेक कर ले। धरती की सबसे गहरी बिंदु में यदि माउंट एवरेस्ट को उलट दिया जाए तो नीचे कितना किलोमीटर का जगह बचेगा। तो इना अभी तो लिख रहा है तब ना आसान है। परीक्षा में खाली देगा धरती के सबसे निम्नतम बिंदु के अंदर अगर माउंट एवरेस्ट को उलट दिया जाए तो आधा लड़का उलट जाएगा। एवरेस्ट को उलट दे रहा है तो हम क्या करें। तो तुमको अपने से ही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, ये वाला का नाम सब लोग जानते हो, इसी का नाम क्या है? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बोलो इसका नाम? ये नंदा देवी है। इसका नाम क्या है? नंदा देवी। और यहाँ पे नंगा पर्वत। ध्यान दीजिए, आपको सभी सीरीज ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, नंदा देवी किस राज्य में? उत्तराखंड। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। और नंगा पर्वत लद्दाख क्षेत्र में। अब बृहद हिमालय की बात हम लोग देख लिए, हिमाद्री का सेक्शन अब आपका हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे हिमालय के दूसरे सीरीज पर, और उसी का नाम बोलो क्या है? मध्य हिमालय। हिमालय का दूसरा एक और इसमें बता दें जो इम्पोर्टेंट है, इस बृहद हिमालय को हम लोग अलग अलग नदियों से बांटते हैं और उसका अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे सभी को मालूम है, यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। बोलो नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। सिक्किम में एक नदी है तिस्ता। तिस्ता। यहाँ एक नदी है काली नदी। नदी का नाम सुने हो ना? काली नदी। ऊपर से एक नदी है सिंधु नदी। यहाँ पे एक नदी है सतलज नदी। सुनोगे, खूब बढ़िया से सुनना। ये नदियों के आधार पर सिडनी बर्नार्ड ने हिमालय को कई भाग में बांटा, और इसमें भाग आपसे पूछा जा सकता है। ये बांटने वाले कौन थे? सिडनी बर्नार्ड। ये ज्योग्राफी के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने हिमालय जो बृहद हिमालय देख रहे हो, अलग अलग उन्होंने नाम दिए। उन्होंने कहा कि सिंधु से लेके सतलज तक ये जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तुमको डायरेक्ट देगा पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच? सिंधु से सतलज के बीच जो हिमालय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। ये जो देख रहे हो सतलज से लेके काली नदी तक, ये जो उत्तराखंड का पोर्शन देख रहे हो, इसी को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कभी भी आपसे कहे कुमाऊं हिमालय तो कहना सतलज टू काली रिवर। सतलज से काली नदी जो है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली से तिस्ता ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कभी भी तुमको देगा कि बताओ
नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो बृहद हिमालय को हम लोग 1, 2, 3, 4 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर नाम बोलो। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सिंधु से सतलज। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली। जल्दी बोलो इसमें। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो अब देखिए बृहद हिमालय के सेक्शन से जो क्वेश्चन था, अब आपका आराम से इधर का सेक्शन बन जाएगा। अब यहां से हम लोग मध्य हिमालय की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय का सेक्शन को हम लोग बढ़िया से समझें। देखिए अब बृहद हिमालय, अब क्वेश्चन कैसे आएगा जो हिमालय में आप समझ चुके होंगे। बताओ किन दो नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है? काली से तीस्ता। चलो तुम बता दो, कोई नहीं बोलना। हाँ, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच? असम हिमालय, वेरी गुड। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहाँ तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया। क्या बाकी लोग क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके बाद जो है इसका नाम है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय जो देख रहे हो इसके कई स्टेप्स हैं। ये मध्य हिमालय को ही हम लोग हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और मध्य हिमालय का जो स्टेप है, यह जो पार्ट देख रहे हो जो सबसे आगे है, इसको पीर पंजाल कहते हैं। इसका नाम क्या है? पीर पंजाल। इसके बाद जो देख रहे हो इसको हम लोग धौलाधर कहते हैं, धौलाधर श्रेणी। इसके बाद जो देख रहे हो इसको नागटिबा श्रेणी कहते हैं, नागटिबा, और इसको हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब एक बार का क्वेश्चन आया कि बताओ हिमालय में महाभारत क्या है? तो हिमालय में महाभारत मध्य हिमालय की एक श्रेणी है जो नेपाल में स्थित। अब आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ हिमालय में महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित? नेपाल में। उल्टा पूछ देगा कुमाऊं हिमालय के जैसा मध्य हिमालय में कौन भाग है? तो जैसे यहाँ कुमाऊं है बृहद में, वैसे मध्य में इसी भाग का नाम महाभारत श्रेणी। बोलो जी क्लियर? सॉरी, कुमाऊं नहीं, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के जैसा यहाँ पे क्या भाग है? महाभारत श्रेणी है। तो देखिए मध्य हिमालय में मेन नाम 4 याद रखना पड़ेगा। तुमसे पूछेगा कि धौलाधर श्रेणी किस भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है धौलाधर किसमें है? मध्य में। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, और जल्दी बोलो महाभारत श्रेणी, एक पूरा किसमें आता है? मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय को ही हिमाचल श्रेणी का नाम फिर से दिमाग में बैठा हो। सबसे पहले पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद नागटिबा, नागटिबा के बाद महाभारत श्रेणी। तो चलिए मध्य हिमालय भी आपका हो गया। सबसे अंत में जो तुम देख रहे हो इसका नाम है बाह्य हिमालय, और बाह्य हिमालय का जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बीच में गायब होके फिर यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। और ये जो बाह्य हिमालय है इसी का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक। बाह्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक। नॉर्थ ईस्ट में क्या तुम जानते हो इसका नाम? मिसमी, वेरी गुड। इसका बाह्य हिमालय जो देख रहे हो इसी में यहाँ पे कौन हो जाता है? मिसमी, मिसमी पर्वत। ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन है। मिसमी किस हिमालय का भाग है? जल्दी बोलिए। बाह्य हिमालय का भाग है। मिसमी कहाँ स्थित है? हाँ, ये अरुणाचल के हिस्से में मिसमी चला जाता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ पे बात सुनोगे, जब बृहद हिमालय हम लोग बढ़ाएंगे तो बृहद हिमालय में अब बढ़ाएं तो ये नीचे की ओर भी है। ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आप देखिए पटकई गुम हो गए। नागालैंड में जब आते हैं तो इसका नाम नागा हिल्स है। मणिपुर में जब आएंगे
तो इसको लुसाई पर्वत के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, बृहद हिमालय का ही पार्ट हो गया नीचे, और तुमसे पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय में ये नीचे की ओर हो गया, ये कौन पर्वत है? लुसाई पर्वत। और इस साइड में जो नीचे आएगा, इसी का नाम आप सब लोग सुने होंगे, यहाँ के जनजाति के नाम से गारो, खासी, जयंतिया पर्वत के नाम से जानते हैं। ये गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजाति है? जल्दी बोलो। मेघालय की जनजाति है। और एक तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गारो, खासी, जयंतिया वहीं पर मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग का पठार एक छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, शिलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो कई बार ये भी आता है गारो, खासी, जयंतिया, चूंकि बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, तो अगर चॉइस में होगा छोटा नागपुर पठार तो इसी का भाग मानेंगे, हिमालय का भाग गारो, खासी, जयंतिया नहीं मानना। यानी गारो, खासी, जयंतिया, शिलोंग का पठार, ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये छोटा नागपुर पठार का ही पार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर सेट रखना था। अब हिमालय का सीरीज आपको कंप्लीट हो गया। अब मेन यहाँ हम लोग चलेंगे अभी अरावली पर। एक नजर हम पूरे पर्वत आपको सुनाते जा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, मिजोरम में ही तो यहाँ देख रहे हैं ना, पूरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब इसमें, मिजोरम में ही वहाँ लुसाई का हिस्सा है। ठीक है ना, लुसाई पर्वत मिजोरम के ही पार्ट में आते हैं। अब इसमें ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत यहाँ पर बनाए। इस पर्वत का नाम क्या है? अरावली। सुनोगे ध्यान से, अरावली से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं सारे प्रश्न तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अरावली से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह भारत नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी देगा निम्नलिखित में सबसे पुराना है, चाहे वो रॉकी दे दे, इंडीज दे दे, जो दे दे, वर्ल्ड का सबसे पुराना में हमारा कौन है? अरावली। तो यानी अरावली पहले बना कि हिमालय? अरावली वर्ल्ड में सबसे पहले बना, हिमालय तो बहुत बाद में बना। अब बताओ, अरावली है मुर्दार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? बिल्कुल समझ गए। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बहुत सुंदर। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, अरावली किस राज्य से नहीं गुजरती है? चॉइस दे दे, अरावली किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके अंदर मानचित्र पूरा दिमाग में बैठना चाहिए। सेटर तुमसे यही कोशिश करेगा, अरावली किस राज्य से नहीं गुजरती है? चॉइस से गुजरात, चॉइस बी राजस्थान, राजस्थान, चॉइस सी दिल्ली, चॉइस डी हरियाणा, चॉइस ई। अरावली कहां से नहीं गुजरती? अच्छा देख ले, बोलो। दिल्ली हरियाणा से नहीं जाती। अच्छा चलिए बैठ जाइए, सुनो पहले ठीक से। अरावली जो है ये सभी राज्य से गुजरती है। बात सुनोगे जी? ये अलग बात है कि तुम दो सोच लिया और इनमें से कोई नहीं की जगह तुम एक से अधिक मार दिया, ये सही हो गया, लेकिन अरावली सभी जगह से जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अरावली से यहाँ क्वेश्चन जो बनता है उसको सुनो। अरावली पर्वत गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के हिस्से में है, बीच में गायब होके दिल्ली में इसी का एक हिस्सा है, जिस पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है रायसीना हिल्स। और इसी रायसीना हिल्स पर भारत के राष्ट्रपति भवन है। अब देखो जी, क्वेश्चन बहुत शानदार पूछता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स अगर चॉइस में है तो तुरंत मार देना। सेटर जरा बदमाश टाइप का मिलेगा तो जान के रायसीना हिल्स गायब कर देगा और कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में स्थित है वो किस पर्वत के श्रेणी पर स्थित है? अरावली, हिमालय, और दे देगा सहयाद्री, एक और दे देगा महादेव, और इनमें से कोई नहीं। अरावली होगा। बच्चे तो सोचता है अरावली ये तो होने का बात नहीं, तो राजस्थान। अब मालूम चला कि अरावली का ही विस्तृत हिस्सा ये चला जाता है दिल्ली तक,
और दिल्ली का जो पार्ट है रायसीना हिल्स, उसी पर राष्ट्रपति भवन है और ये अरावली के ही विस्तृत भाग पर है। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे अरावली, देखो क्वेश्चन तुमसे पूरा चेक करता है, अरावली स्थित है पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर दक्षिण इसका मेन विस्तार है। अब जैसे जैसे अरावली में दक्षिण से उत्तर जाते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, घटती जाती है। गेस करो, अरावली पर्वत में जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर जाते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? स्वाभाविक है कि अब दिल्ली में उतना चौड़ा तो नहीं होगा जितना नीचे, तो आंसर घटती जाती है। अब तुम परेशान होगा कि इतना घटती बढ़ती सर सिखाए नहीं थे, तो तुमको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि जब दिल्ली तक है तो दिल्ली में कम है। अब इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है अरावली के, दो चोटी सभी बच्चे को एकदम ध्यान रखना है, और दोनों चोटी माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू, एक ध्यान दीजिए, नाम सुने होंगे सब लोग, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर के नजदीक ही माउंट आबू है, और माउंट आबू ये अरावली में ही स्थित है। आपसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, माउंट आबू संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, माउंट आबू में जैन का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा नाम सुने हो? पूछा जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब सुन लीजिए, ये बच्चा एकदम रटे रहता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। अब आजकल के सेटर क्या करेगा, माउंट आबू उड़ा दे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर है? हिमालय पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर। तो अभी सुन रहे तो ना अरावली आ रहा है, नहीं तो रटन तो लोग तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, अब माउंट आबू है ये नहीं। तो तुमको समझ लेना है कि वो सर समझ गए, ये अरावली पर ही स्थित है। अब यह पार्ट आपका हो गया, अरावली से सेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग पूरे पर्वत सुन रहे, इसलिए एकदम ध्यान देते जाइए। यहाँ पर जो पर्वत है इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी भी उसी प्रकार से गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर विस्तृत। झारखंड में भी नाम तुम लोग सुने होंगे, पारसनाथ की पहाड़ी। तो पारसनाथ की पहाड़ी विंध्य का ही विस्तृत स्वरूप। अब आपसे पूछा जाए, जल्दी से सारे बच्चे बताओ, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो बच्चे बताए कौन? धूपगढ़। अरे आप महादेव के कौन है? सुनेंगे, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम सद्भावना शिखर है। सद्भावना शिखर, बात ध्यान दो, विंध्य के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना शिखर। हर पर्वत की अपनी अपनी ऊंची चोटी होगी, और तुमको ध्यान रखना है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना शिखर। तो उल्टा पूछेगा, सद्भावना शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य पर्वत का। इसके बाद तब आओगे तो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल है। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा और महादेव ये दोनों एक सीरीज में आते हैं, और सतपुड़ा और महादेव ये भ्रंश घाटी के उदाहरण है। भ्रंश पर्वत के उदाहरण कौन से मिलते हैं? सतपुड़ा और महादेव। इसमें इसीलिए इस घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टा बहती है। भारत का ढाल इधर से इधर है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इधर से इधर बहती है। किसके कारण? भ्रंश घाटी के कारण। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, कौन सा पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है? विंध्य पर्वत हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो इसका नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। ये तो याद रखना एकदम आसान है। जब हम महादेव की नाम लेंगे, महादेव, तो कहना सर धूप चढ़ा देते हैं, महादेव के नाम है तो धूप चढ़ा देते।
तो बताओ धूप हुमार तो चढ़ा दोगे ना। महादेव की ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। और ये है मैकाल। मैकाल और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक एक बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, कारण एक ही चोटी से गजब डिजाइन है, एक ऊपर की ओर और एक पश्चिम की ओर दो नदियां निकलती। जो नदी ऊपर की ओर जाती है वो सोन नदी है और जो इधर की ओर जाती है वो नर्मदा नदी। तो देखो एक ही चोटी से डबल रिवर दो दिशाओं में निकलना, वो चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है? मैकाल का। अब जल्दी बताओ कौन पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को बांटता है? जल्दी बोलिए। विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य का सबसे ऊंचा चोटी सद्भावना शिखर। जल्दी बताओ महादेव का ऊंचा चोटी धूपगढ़। मैकाल का ऊंचा चोटी अमरकंटक। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट। देखो पश्चिमी घाट के बाद यहाँ पर्वत श्रेणी जो डॉट 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 है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का ही दूसरा नाम सह्याद्री श्रेणी है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। तो जब हम कहेंगे पश्चिमी घाट सह्याद्री और पूर्वी घाट कंटिन्यू नहीं है। देखो कंटिन्यू कौन है? पश्चिमी घाट कंटिन्यू है कि पूर्वी घाट? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कंटिन्यू है, लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी डिसकंटिन्यू। क्वेश्चन पूछ देगा, बीपीएससी के बच्चों से कोशिश करता है, ब्रेन है कि नहीं, तुमको दे देगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी लगातार है जबकि पूर्वी घाट लगातार नहीं है। इसके कारण है, वेरी गुड, मेन कारण हो गया भारत का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर और यहां से नदी पूरब की ओर जाती है और उन नदियों के कारण इसमें कटाव। बोलो जी, यह लाइन भी क्लियर हो गया सबका। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, सह्याद्री जो देख रहे हो ये सह्याद्री और ये पूर्वी घाट, इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी से अब नीचे आएंगे तो यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? अन्नामलाई। सुनते जाना, धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। अन्नामलाई से नीचे आओगे तो इसका नाम कार्डेमम की पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी। उससे नीचे आओगे तो इलायची की पहाड़ी है। कार्डेमम का ही नाम ऐसे इलायची की पहाड़ी के नाम से है। अब बताओ इलायची की पहाड़ी, अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा पूछता है, क्वेश्चन पर सुनो। इलायची की पहाड़ी नाम है तो स्वाभाविक है इलायची होता हो। अब पूछेगा इलायची की पहाड़ी पर मुख्यतः चॉइस से छोटी इलायची अधिक होती, बी बड़ी इलायची अधिक होती, सी छोटी और बड़ी इलायची दोनों का बराबर उत्पादन किया जाता है, और डी यहाँ इलायची आयात किए जाते हैं, इलायची होते नहीं। तुमको सुन लो, एक कार्डेमम का ही नाम इलायची पहाड़ी। अब इलायची पहाड़ी पढ़ के जाओगे वो इलायची खिला देगा। बोल इलायची की पहाड़ी में कैसा इलायची है? अब लड़के परेशान होने लगे कि इलायची तक सर पढ़ाए थे, अभी छोटका इलायची की बड़ा इलायची। तो सुन लो पहले, इलायची ऊपर हिमालय बेल्ट में भी होते हैं। कहा? सिक्किम में। ध्यान दो, सिक्किम में भी इलायची होता है। और बस ध्यान रखो, इधर ऊंचा है तो बड़ी इलायची होगा, ये नीचा है तो छोटी इलायची होगा। सुन लो, हमेशा के लिए सब परमानेंट रखेगा। इलायची इंडिया में मेन दो जगह, अब हिमालय के पास जो इलायची है तो वहाँ बड़ी इलायची है, और कार्डेमम के पास जो इलायची है वहाँ छोटी इलायची है। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन दे दी, आजकल बीपीएससी कितना ज्यादा घुमाता है महसूस करो। अभी देंगे तुमको क्वेश्चन, लड़के को पढ़ा के इतना सब भेजे, वो क्या कहा, कन्याकुमारी के सबसे निकट निम्नलिखित में कौन है? आचार्य पर्वत का नाम दे दिया। अब लड़के को पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन मिला के वेराइटी प्रश्न दिया, और हद तो तब किया जब इलायची और कार्डेमम जैसा आसान चॉइस नहीं दिया।
अभी तुमको हम चॉइस से भी भेंट कराएंगे, नहीं बनेगा। अब उतना हैवी जोन पे चला जाता है पिकी, तो आपको धीरे धीरे उस स्टेप को चलना है। चलो अब जल्दी जल्दी पहले इधर की बात सुन ले। सहयाद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सहयाद्री का मतलब पश्चिमी घाट। जल्दी बोलो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई श्रेणी। कलसुबाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। अनाईमुदी। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। सुन लो, अभी पहले सुनेंगे बढ़िया से, सभी बच्चे बढ़िया से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कुछ वेरिएशन आएगा, क्वेश्चन में घुमाव आएगा, घुमाव को समझ। कई भूगोलवेत्ता का मानना है कि पश्चिमी घाट का विस्तार अन्नामलाई तक, इसीलिए कुछ किताबों में आपको ये मिल सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। लेकिन आपको ज्यादातर जो भूगोलवेत्ता हैं ये मानते हैं कि अनाईमुदी अन्नामलाई श्रेणी अलग है पश्चिमी घाट से, उसकी ऊंची चोटी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई। और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। अब यहां सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूरे दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। कभी भी तुमको आएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा साउथ का सेकंड हाईएस्ट पीक है और अनाईमुदी फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। कहां का? दक्षिण भारत का। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का लेवल सेकंड स्टेप पे ले जा रहा है, कितना घुमाता है उसको सुनिए। चलिए देख लें इधर से, चलो तुम ही बताओ। हाँ देखो, अब उसके लिए प्रश्न है, कोई नहीं बोलना। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में दक्षिण से उत्तर जाने पर इसकी ऊंचाई एक समान रहती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है। कोई नहीं बोलोगे, कुछ प्रश्न क्या? बढ़ती जाती है, घटती जाती है, तुम दोनों बोल दिया, घटती जाती है बोलिए। अच्छा चलिए बैठ जाइए, फिर से सुन लो लास्ट बार। क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है कि घटती जाती है कि एक समान रहता है? क्या लगता है? घटती जाती है। अच्छा कितने को लग रहा है घटती जाती है? वहां पूछो, बहुत लोग। बढ़ती जाती है में कितने लोग? अरे और लोग, वाह। अच्छा एक समान वाला भी कुछ है क्या? नहीं। अच्छा अभी बताया तुमको कि इसका हाईएस्ट पीक कौन है? अनाई सबसे ज्यादा है। तो बताओ, अनाईमुदी के बाद दोदा बेटा इज सेकेंड हाईएस्ट, कलसुबाई और कम है। तो अब बताओ तुम्हें, जैसे ही दक्षिण से उत्तर गए तो ऊंचाई घटा की बढ़ा? घटा, नीचे में ज्यादा है जी। अब देखो एकदम ठीक दिमाग लगा। और कई लोग दिमाग, क्वेश्चन तुमको जब पूछेगा 10% एकदम ताजा पूछेगा, जो तुम चाहोगे कि सर लिखा दीजिए, वो लिखाना संभव नहीं। हाँ, परीक्षा हॉल में बुद्धि लगाओगे कि दक्षिण से उत्तर, अच्छा जाने दो, शहर जाओ, हम समझ रहे हैं, अनाईमुदी, कलसुबाई, हाईएस्ट पीक, समझ गए, ये नहीं चाहोगे। ये जैसे ही इधर से इधर धक्का मारा तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। पहले ही साउथ वाले अलग जगह, बाद में ही आके प्लेट टेक्टोनिक से यहाँ धक्का मारा। जब धक्का मारा तो धक्का मारने के बाद ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो आगे में नीचा और इधर ऊंचा, ये स्ट्रक्चर है। तुम देखा होगा, एक सार धक्का मारता है, मारो धक्का तो झुक गया, झुक गया तो ये आगे वाला फेज है, अब पीछे से ऐसे है। यही ठीक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो आप बताओ, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का क्लियर हो गया स्टेप सबका। अब यहां से हम लोग का थोड़ा और नक्शा वाला देख लो। केवल नक्शा वाला पे रहते तो हम लोग उतना बढ़िया नहीं समझ पाते, इसलिए हम तुमको इतना घुमा घुमा के ले गए। नक्शा में अब अरावली इतना ही छोटा दिखाया है, लेकिन बीच में हम लोग देखे गुजरात में भी है, बाकी जगह भी गया। अब इसमें क्या है, तुम्हारे मन में बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आ रहा था,
तुमने पूछा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ रहा था कि सर गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, तोदा बेटा कितना ऊंचा है, आप सर अनाई मुदी का हाइट नहीं बताए, तो सब के लिए तुमको ये सब दे दिया गया है। अनाई मुदी तो देखोगे में लिखा रहेगा 28-95 मीटर, तोदा बेटा तो 26-37 मीटर। तुम्हारे मन में बाकी जितना हाइट उठ वाला होगा तो ये वाला पीडीएफ में सब दुख खत्म कर दिया गया। बात समझ गए? अब बाकी ध्यान दो, अब जो भी पर्वत है काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, बाकी तो स्टेप आप लोग का क्लियर हो चुका है। अब यहां से हम लोग ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप, कार्डेमम की पहाड़ी में ये भी आपको क्लियर हो गया, छोटी इलायची की बड़ी इलायची, छोटी इलायची हो गया, सिक्किम में बड़ी इलायची हो गया। अब यहां से हम लोग को मेन पढ़ना है, उसका नाम है भारत के पठार। पठार के बाद तब चलेंगे दर्रा, दर्रा के बाद तब चलेगा नदी, नदी फिर एक साथ चलेगा नदी, नदी घाटी परियोजना, उसमें सब परियोजना एक साथ चलेंगे। कौन नदी पर कौन परियोजना है, करंट में आजकल कौन परियोजना फेमस चल रहा है, किससे प्रश्न आ सकता है, सभी बात जीरो लेवल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद हम लोग का स्टेप कौन सा हो गया, पर्वत पठार। पहले ही बताओ, ये फिगर देख के सब कुछ समझ पा रहा है ना? ध्यान दीजिए। अगला नंबर ये देखो, हिमालय का ये फिगर है, बोलो ये फिगर समझ पा रहे हो? क्या ये फिगर बता रहा है? सिंधु से लेके सतलज तक कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज से लेके काली तक कुमाई हिमालय है। काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। क्या ये चारों पेज भी क्लियर है ना सबका? चलिए, तो ये फिगर आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक पठार का पेज चलो, पठार के बारे में एक नजर हम लोग तेजी में सुन लेंगे। पठार कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, लेकिन एक नजर सुन लेना है, इससे दो फायदा हो। एक हिस्ट्री में भी आपको फायदा करेगी, क्योंकि हिस्ट्री में भी आपको आएगा बाघेलखंड, बुंदेलखंड, तो ये सब बात सीखे होगे तो आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखो ये जो पार्ट देख रहे हो, इसी का त्रिभुजाकार जो आकार है, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। ये पूरा पठार मिला के बोलो नाम क्या है? दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार के साथ दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला, दक्कन का पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। तुमसे काल पूछा जाएगा, दक्कन का पठार कब बना? क्रिटेशियस काल में। दूसरा, दक्कन का जो पठार है वो लावा उद्भेदन के द्वारा बना है। ये लावा उद्भेदन क्या है? ज्वालामुखी जो लावा निकलते हैं, वही लावा इधर फैलते चला गया, और इसीलिए ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी निर्मित पठार है, तो आपको दक्कन का पठार सही आंसर होगा। यही पठार क्रिटेशियस काल के बाद हजारों लाखों वर्षों में धीरे धीरे ये मिट्टी का रूप ले लिया और यहाँ काली मिट्टी बन गया। पूछा जाएगा किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है? काली मिट्टी। लावा निर्मित मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। सब आंसर काली मिट्टी हो। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरे को हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो भारत के 8 राज्यों में विस्तृत। ये दक्षिण के कितने राज्य में है? 8 राज्य। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको राज्य वाइज अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सब लोग जानते हो, आंध्र प्रदेश के हिस्सा में इसका नाम तेलंगाना का पठार हो। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो नाम क्या होगा? तेलंगाना का पठार। ये हिस्सा जो देख रहे हो, जल्दी बोलो क्या होगा? महाराष्ट्र का पठार। ये हिस्सा जो होगा कर्नाटक का पठार। तो दक्कन के पठार का ही 3 भाग होगा। ये क्षेत्रीय सुविधा के लिए बांट, ये तो पूरा दक्कन है। अब हम बोलेंगे तेलंगाना का पठार, कहोगे वो गाना गाना है, तो आंध्र आदमी है क्या गाना गा रहा हो? आंध्र प्रदेश तरफ हो। और तेलंगाना के पठार पर ही 2 इंपॉर्टेंट शहर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। नाम हैदराबाद सुने हो? क्वेश्चन देगा, हैदराबाद किस पहाड़ पर स्थित? तेलंगाना के पठार पर स्थित। यहाँ जो तुम देख रहे हो कर्नाटक का पठार, तो नाम कर्नाटक के पठार है। पठार से जो छोटा होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। पठार से भी छोटा होगा तो नाम क्या है?
पहाड़ी। इसी कर्नाटक के पठार में एक पहाड़ी स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी। नाम सुने हो? बाबा बुदन की पहाड़ी। और ये बाबा बुदन की जो पहाड़ी देख रहे हो, ये बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए काफी फेमस। यानी जब आगे तुमको हम खनिज पढ़ाएंगे तो खनिज में आएगा लौह अयस्क। तो कहना सर समझ गए, कर्नाटक के पठार, उस पठार में एक पहाड़ी है, कौन? बाबा बुदन की पहाड़ी। और उस पहाड़ी में लौह अयस्क मेन पाए जाते। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें ये महाराष्ट्र का पठार, ये भी खनिज के उसी प्रकार है। मेन यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना, काली मिट्टी सबसे ज्यादा मेन इसी क्षेत्र में। अब हम लोग थोड़ा सा चले छत्तीसगढ़। वो दक्कन के पठार का भाग नहीं है, घेरा हुआ थोड़ा गलत है, ऐसे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये जो पठार है, इसको दंडकारण्य का पठार कहते हैं। और दंडकारण्य का जो पठार है वो महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक के पठार और तेलंगाना के पठार से अलग है, क्योंकि इन सभी पठारों का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। दंडकारण्य का पठार क्रिटेशियस काल में नहीं बना। तुमको कभी भी कालखंड से देगा कि निम्नलिखित में कौन सा पठार क्रिटेशियस काल में नहीं बना, तो आप कहना कि समझ गए 3 फेज क्रिटेशियस का। कौन कौन? महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये तीनों क्रिटेशियस में बना है, जो लावा उद्भूत। लेकिन दंडकारण्य का पठार बगल में है, लेकिन वो क्रिटेशियस में नहीं बना। और दंडकारण्य का जो पठार देख रहे हो, इस पर भी एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर यहाँ भी अयस्क काफी पाए जाते हैं। नाम सुना होगा छत्तीसगढ़ का पहाड़ी, बैला डीला की पहाड़ी। नाम सुने हो? देखो अभी केवल हम चाह रहे हैं कि एक बार नाम सुने रहो, इसका इंपॉर्टेंस खनिज लेसन में आया। क्योंकि जब खनिज में हम कहेंगे बैला डीला की पहाड़ी, और जिंदगी में पहला बार नाम सुनो तो याद नहीं रहेगा। अब आप पढ़ोगे तो भूल जाओ। अब अभी तुमको जैसे ही बोले बैला डीला, तो समझ गया कि बैला डीला दंडकारण्य पठार में है, और बैला डीला छत्तीसगढ़ में स्थित। बोलो, दिमाग में आ गया सबको? जैसे ही बोलो बाबा बुदन, कर्नाटक के पठार में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और बाबा बुदन किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयस के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब यहां से जो तुम देख रहे हो, यही आपको मेन है, इसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये बिहार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या छोटा नागपुर का पठार बिहार में विस्तृत है? बिहार में भी है, हाँ या ना? छोटा नागपुर का पठार बिहार में है। कितने को हाँ लग रहा है कि है? अच्छा है, हाथ गिराओ। कितने को लग रहा नहीं है? अच्छा नहीं है। पहाड़ मनी मत सोचो कि बस उतना ही है, उसका जड़ कहीं निकला रहेगा। और इसीलिए छोटा नागपुर का पठार भी ये दक्षिण के जो भाग है, गया, जमुई, नवादा, ये सब हिस्सा देख रहे हो ना, उसी का पार्ट हो जाए। इतना ही नहीं, बिहार तुमको कह रहे, अभी बताए थे नालायक कि छोटा नागपुर के पठार का भाग शिलोंग का पठार है। गारो खासी जयंतिया तक हम जोड़ दिए। तो जो यहां तक भागा हुआ है और तुम बिहार में गवा रहा। बीपीएससी का एक बार क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ बिहार में नहीं है, और उसमें दिया कैमूर का पहाड़, राजगीर का पहाड़, छोटा नागपुर का पठार, और तब दिया इसमें दंडकारण्य पठार। लड़के क्या किया? चॉइस ई मारा कि दंडकारण्य तो होगा छोटा नागपुर बिहार में है, वो तो झारखंड में। ये नहीं जान रहा कि शिलोंग पठार तक विस्तृत, तो इसीलिए आपको इसमें सिर्फ होगा दंडकारण्य का पठार। अब जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आया, किस पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर क्षेत्र कहते हैं। स्वाभाविक मन में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज रूर क्षेत्र, ये क्या कह दी? रूर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि रूर क्या है। जर्मन में एक नदी है, राइन नदी। जर्मन में नदी कौन है? राइन। ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी, जर्मन फ्रांस के बीच सबसे ज्यादा नाव इस पे पानी वाले जहाज चलते। राइन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूर। रूर क्या है?
राइन की सहायक नदी है और रूर नदी के क्षेत्र में कोयला और लोहा का सबसे ज्यादा निक्षेप है और इसी कारण से ये रूर और राइन सबसे व्यस्त नदी। तो जिस प्रकार से यूरोप में रूर नदी के पास कोयला लोहा का निक्षेप सबसे ज्यादा है, उसी प्रकार से भारत में लोहा और कोयला का निक्षेप सबसे ज्यादा छोटानागपुर प्रदेश में है, इसीलिए इसको रूर प्रदेश का। बोलो अब रूर प्रदेश भी क्लियर हो गया। रूर प्रदेश का मतलब हम लोग कंपेरिजन कहां से कर रहे हैं, जल्दी बोलो। जर्मन के राइन की सहायक नदी रूर से कर। बोलो स्पष्ट हो गया सबको। अब यहाँ पर तीन मेन हो गया। एक यहाँ पर देख रहे हो, बोलो एक कौन सा पठार है, जल्दी बोलिए। मालवा, ये बोलो बुंदेलखंड, ये बोलो बाघेलखंड। ये तीनों एकदम गोतिया है और तीनों को ठीक से समझना। बस उसके बाद ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आए और लड़के को सबसे ज्यादा हिस्से में यही दुख होता है। बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया, बाघेलखंड पर कब्जा कर लिया, लड़के परेशान है, पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा कर रहे। समझना है यूपी एमपी का हिस्सा पड़। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पहाड़ विंध्य पर्वत के ऊपर त्रिकोणीय आकृति में है, जल्दी बोलो। तो मालवा का जो पठार देख रहे हो ये विंध्य पर्वत के ऊपर में त्रिकोण आकृति में है, ट्रायंगुलर शेप में है। इस पठार का नाम क्या है, मालवा का पठार। ये विंध्य पर्वत के ऊपर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मालवा का ही पठार लावा निर्मित पठार है, जैसे नीचे ये सभी। अब तुमको दे देगा कौन लावा निर्मित नहीं है, तो दंड कारण नहीं है, लेकिन मालवा है। मालवा विंध्य पर्वत के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। मालवा का पठार जल्दी बोलो किस राज्य में है, जल्दी बोलिए। मध्य प्रदेश के मेन हिस्से में है, बाकी अन्य जगह पे भी है, मध्य प्रदेश में इसका मेन हिस्सा हो गया। इसके बाद ऊपर में बोलो कौन है, जल्दी बोलिए। तो अब बताइए बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में भी हो गया और उत्तर प्रदेश में भी हो गया। बाघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में भी हो गया और छत्तीसगढ़ में हो गया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाघेल, जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य के ऊपर बैठा हुआ ये मालवा का पठार है। तो अब सुन लीजिए, इतना सेक्टर आपके दिमाग में है तो कोई समस्या अब नहीं है। अब मेन हम लोग अगले क्लास में दो चीज पढ़ लेंगे, एक दर्रा और दूसरा नदी। तब उसके बाद नदी घाटी परियोजना, झील झरना, ये सब हम लोग क्लास करेंगे। बोलिए। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग करोड़ों वर्ष पूर्व की कहानी पढ़ रहे हैं, यानी कि आज लावा निकला और कल लावा को लेते चले गए। लावा जो निकला ये लावा विस्तृत हुआ, अपना पिघलते हुए बढ़ रहा है और धीरे धीरे लाखों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद तब वो उसका रूप बदल के तब काली मिट्टी। ये नहीं है कि द्वितीय हमरा सर बहुत पहले देखे और पूरा वैसे हो गया, करोड़ों वर्ष का फेज है, इसीलिए क्रिटेशियस काल तुमको पढ़ा है। बात समझ रहा ना। चलिए तो अब आज का क्लास क्लियर है ना सबको। चलिए 5 मिनट का गैप 10 मिनट का ले लीजिए और तब फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे।
আছে, বল বইলা বন্ধ করে।